नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में सर की स्ट्रैटेजी, किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, वो सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ओके, कैसा इंटरव्यू हुआ सर आपका? और ठीक था, बाकी रिजल्ट बताएगा कैसा हुआ। जी सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका नाम वगैरह, एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह, वो सब क्या? मेरी मास्टर्स और ग्रेजुएशन जो है वो बॉटनी के सब्जेक्ट में हुई है एंड मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। मैं दिल्ली के ही एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना कॉलेज पास आउट किया है, तो मेजरली मेरी एजुकेशन दिल्ली की रही है। तो सर मैं थोड़ा सा आपके इंटरव्यू के बारे में जानना चाहूंगा। किस सवाल से आपके इंटरव्यू की शुरुआत होती है? सिंपली वही था कि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है एंड मेरा कॉलेज का सब्जेक्ट बॉटनी रहा है, तो उनका फोकस वही था कि एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे सिनर्जाइज करते हैं। तो ये मेरे इंटरव्यू की स्टार्ट थी। इसके अलावा और सवाल क्या क्या थे, कहाँ कहाँ से, मतलब ओवरऑल डेप्थ से ज्यादा था, ऑप्शनल से, या फिर कहाँ से ज्यादा पूछा गया आपसे? डेप्थ से था बट बहुत थोड़ा ही था, लाइक आईआर वगैरह का था, बट ऐसे सारे एरियाज थे जहाँ पे थोड़ा बहुत सोचा हुआ था। तो मेजरली उन्हीं सारे एरियाज से था। आईआर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे, पॉलिटी से भी कुछ था, इकोनॉमिक्स से था, तो उन्होंने होलिस्टिकली कवर किया था। ऑप्शनल क्या है सर आपका? एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ से किस तरह के सवाल थे, था कुछ सवाल या नहीं था? एंथ्रो का बस ये बॉटनी के रिलेटेड था कि कैसे एक दूसरे को हेल्प करेंगे, कैसे एंथ्रोपोलॉजी एक ह्यूमन की स्टडी है और बॉटनी नेचर की स्टडी है या प्लांट्स की स्टडी है, तो ह्यूमन और नेचर का क्या कोरिलेशन है और वो एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस थे ऑप्शनल पे। ओके, एंड सर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपकी स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में। फिल्म्स की क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, मतलब ओवरऑल फिल्म्स को क्रैक करने में क्या चीज़ ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगी? सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और दूसरा है आपकी हार्ड वर्क। तो अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं, आप डेली मॉक्स लगा रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो आपको एक्सेल कर देगा। ओके, पीवाईक्यूज वगैरह को किस तरह से कवर किया जाए, कैसे किया जाए उन सब चीज़ों को? सिंपल तरीका है कि आप टॉपिक वाइज उठाइए और जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसको पहले कवर करिए, फिर आप उसमें पीवाईक्यू लगाइए एंड आप देखिए कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। आप जहाँ पे भी लैग कर रहे हैं उस एरिया में आपको ज़्यादा फोकस करने की नीड होगी। तो कुछ लोग जैसे होते हैं वो पॉलिटी और इको में बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो उनको ये है कि अगर वो 90% क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप बाकी सब्जेक्ट में, जैसे कि आप साइंस में लैग कर रहे हैं, तो फिर आपको साइंस में थोड़ा एफर्ट्स देने की नीड है। या अगर आप सीसेट में लैग कर रहे हैं तो आपको सीसेट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या मैं कैसे मेहनत की जाए, मतलब क्या क्या कुछ पढ़ा जाए सीसेट की, अगर थोड़ा सा बात करूँ मैं, क्योंकि सीसेट एक बड़ा बैरियर क्रिएट कर रहा है आजकल बच्चों के लिए। क्या कहेंगे सीसेट को किस तरह से लिया जाए? सीसेट के लिए सिंपल तरीका है कि आप पहले तो ये देखिए कि सिलेबस क्या है। तो उसमें मेनली 3 पार्ट्स है, एक कॉम्प्रहेंशन का, एक रीजनिंग का है और एक मैथमेटिक्स का है। तो अगर आपको लगता है कि मैथ्स आपका कमजोर है तो आप एटलीस्ट रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन को इतना स्ट्रांग बनाइए कि मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं, अगर आप कुछ लिमिटेड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाए तो भी आपका सीसेट क्लियर हो जाए। बट एट द सेम टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथ्स में भी आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अल्टीमेटली कई बार ऐसे हो सकता है कि कॉम्प्रहेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टाइप का आ जाए, मतलब थोड़ा सा हार्ड हो, तो फिर आप वहाँ पे उस ट्रैप में फंस सकते हैं और फिर वो सीसेट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर। नोट्स वगैरह बनाए होंगे आपने सीसेट वगैरह के? हाँ, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के, जीएस वगैरह के सारे सब्जेक्ट्स। किस तरह से बनाए जाए नोट्स वगैरह? नोट्स के लिए सिंपल तरीका है कि जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है या जो आपको लग रहा है कि आप बार बार उसको भूल रहे हैं, तो आपको वो रिवाइज करने की नीड है, तो मैं नोट्स उस तरीके से बनाता था। उसके लिए नोट्स के लिए मतलब एक ही सोर्स को आप लेते थे या सभी सोर्सेज को मिलाकर के उनके जो की पॉइंट्स वगैरह हैं उनके उन सभी को लेकर के नोट्स बनाते थे? पहला काम तो यही करना है कि एक सोर्स पे स्टिक करना है एंड पहली बार में नोट्स नहीं बनाना है। आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद पहली बारी नोट्स बनाइए एंड फिर आप उसमें वैल्यू एडिशन का काम कर सकते हैं कि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ी है तो आप उसमें बस वैल्यू ऐड कर दीजिए। अच्छा, इस सब के अलावा अगर मैं बात करूं एनसीईआरटीज की, तो क्या एनसीईआरटीज आज भी रिलीवेंट है? आज एनसीईआरटीज उनको बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि भैया एनसीईआरटी हम लोग स्किप कर देते हैं, ये सब चीजें, तो क्या कहेंगे? ये देखो, सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है। पर्सनली मैंने पढ़ी थी, तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से आती हैं वो चीज़ें, तो आप स्किप कर सकते हैं। बट अगर मुझे लग रहा है कि मैं उसमें वीक हूँ या मुझे नहीं आता है, तो फिर मैं उस पर फोकस करता हूँ और मैंने इसलिए पढ़ी थी। क्या क्या रिसोर्सेज रहे आपके एनसीईआरटीज के अलावा, जो मतलब जो स्टैंडर्ड जो सभी को पता है, जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल सभी को पता, सभी पढ़ते हैं, इस सब के अलावा जो वैल्यू एडिशन किया था, वो बुक्स वगैरह और रिसोर्सेज वगैरह क्या कुछ थे?
इनको छोड़ के बस जो मैगजीन्स वगैरह आते हैं, स्पेशली मेंस के टाइम पे थोड़ा वैल्यू एडिशन की नीड पड़ती है, तो मैगजीन्स वगैरह से कर लिया था। और न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर आपकी जो आपके नोट्स हैं उसको काफ़ी सब्सटेंटली एनरिच कर देंगे। ऑनलाइन रिसोर्सेज वगैरह थे कुछ? ऑनलाइन मैं हार्ड कॉपी ही प्रेफर करता हूँ, तो मैं ऑनलाइन अगर मुझे कुछ मिला है तो मैं सिंपली प्रिंट आउट लेके एंड फिर उसमें से जो भी होता है वो एक्सट्रैक्ट कर। यूट्यूब वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह, एआई वगैरह, जेमिनी वगैरह भी है आजकल तो। चैट जीपीटी और जेमिनी का यूज किया है, बट यूट्यूब का सच नहीं, बिकॉज मैं वीडियो वाला फैन नहीं हूँ। मुझे मतलब थोड़ा बुकिश हूँ, तो मुझे बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू कोई वीडियो देखना। क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली मेरे लिए काम करता है कि अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो फिर वो मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत अच्छी कर देता है। कौन सा एआई का आजकल तो चैट ग्रॉक भी आ गया है आजकल तो। इसके अलावा एआई के बहुत सारे चैटबॉट्स हैं, कौन सा ज्यादा ठीक रहता है? किस पर रिलेवेंस रहा जा सकता है किस पर? या सभी को लेकर के साथ चलना पड़ेगा उनकी ऑथेंटिसिटी जो को थोड़ा परखने के लिए? रिलाई तो किसी पे भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उनको थोड़ा हेल्पिंग हैंड की तरह यूज कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत चैट जीटीपी को यूज किया था, बट ओवरऑल आप कंप्लीटली किसी पे भी डिपेंडेंट आंसर राइटिंग के लिए, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए क्या अप्रोच थी आपकी? और सिंपली पीवाईक्यू देखो और उसके हिसाब से थोड़ा मॉडल आंसर बना लो, एंड जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि न्यूज़ में है उस टाइम पे, तो आप उनको थोड़ा और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, एंड वो आपके लाइक जब भी मेंस में आप बैठोगे आपकी स्पीड को वो फास्ट करने में हेल्प करती हैं। ऐसे के लिए कोई आपकी कोई अच्छे से कोई औरों से अलग स्ट्रेटजी रही हो? कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ मेंटर्स थे, उनसे हेल्प ली थी मैंने। एसेज लिखे थे थोड़ा, तो एसेज में बस यही होता है कि आपको मेहनत करनी है, बाकी यूपीएससी बताएगा जब मार्कशीट आएगी। एथिक्स वगैरह के लिए उसमें जो केस स्टडीज वगैरह भी हैं और उसका जो मेन पोर्शन है वो सब? इसके लिए मैंने थोड़ी चैट जीटीपी की हेल्प ली थी, और थोड़ी कुछ पुराने टॉपर्स हैं उनके कुछ नोट्स 1-2 पेजेस के मिल गए थे, तो उसकी हेल्प ली थी। और कुछ खुद के एग्जांपल्स जो हमारे लाइफ लर्निंग में हम सीखते हैं, न्यूज़पेपर में आता है, तो उन सबको कंपाइल करके रख लिया था और उन्हीं को यूज़ किया था। 2026 में जो 2026 में जो एग्जाम में बैठेंगे या फिर जो तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, कहाँ से करें? मतलब शुरुआत किस जगह, मतलब सिलेबस को लें, एनसीईआरटीज को लें, कुछ और चीजों को उठा करके तब शुरुआत करें? अगर स्टार्ट करना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैपिंग से स्टार्ट करिए, क्योंकि मैप से क्या है कि आपको वर्ल्ड, एक तो वो बोरिंग काम नहीं है, आपको अच्छा लगेगा कि वन डे यू आर इन द लाइक अमेरिका, सेकंड डे यू आर इन द ब्राजील, और थर्ड डे इन साउथ अफ्रीका और सोमालिया, तो आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो आप स्टार्टिंग का अगर आपको प्रिपेयर करना है, आप 3-4 दिन आराम से मैपिंग को दे सकते हैं। एक आपको रफ आइडिया वर्ल्ड का हो जाएगा, दूसरा आपको थोड़ा बोरिंग टास्क नहीं लगेगा वो, एंड उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका? बढ़िया से बढ़िए, मेहनत करिए, दैट्स ऑल। एंड कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, सिंपली आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, एंड वही आपको सक्सेस दिलवाएगा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।